वंदे मातरम। साइंस कक्षा 8 के नेक्स्ट वीडियो में क्या बेलनों पर रखा चुम्बक दूसरे चुम्बक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या सदैव समीप आने वाले चुम्बक की जो दिशा है में आने वाले चुम्बक की दिशा में गति करता है? ये जो प्रेक्षण है ये हमें क्या सुझाव देता है, इसका क्या अर्थ है? और ये बताता है कि चुम्बकों के बीच कोई बल अवश्य ही काम कर रहा है। कक्षा 6 में हम सीख चुके हैं कि दो चुम्बकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी चुम्बकों के जो N और S ध्रुव हैं वे एक दूसरे को S और S ध्रुव एक दूसरे को यानी N और N ध्रुव, S और S ध्रुव ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और दो वस्तुओं के बीच दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का कोई भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आप इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। जो चुम्बक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल कहलाता है और ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है। चुम्बक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी हम देखते हैं कि असंपर्क बल का उदाहरण है। अब स्थिर वैद्युत बल क्रियाकलाप 11.7। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे लटकाइए। अब स्ट्रॉ के एक दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और उसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श ना करें। आप क्या देखते हैं? आप लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो ये उसे प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। अब कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर विद्युत आवेश पर उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है बच्चों। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। साथ ही वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य किया और कार्य करता था, इसलिए स्थिर वैद्युत बल को हम असंपर्क बल का एक उदाहरण भी कह सकते हैं। अब एक गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो ये धरती की ओर गिरता है। पेन से अलग होने के पश्चात पत्तियां और फल भी धरती की ओर ही गिरती हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ होता है तो यह विरामावस्था में होता है। जैसे ही इसे छोड़ते हैं ये नीचे की ओर गिरना शुरू करता है। बच्चों, इससे स्पष्ट हुआ है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? और ये बल क्या है, ठीक है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह गुरुत्व उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है, परंतु बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। तो गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है बच्चों। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों या एक दूसरे पर बल लगाती है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती हैं।
आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समय प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। मतलब जो तेज हवा होती है वो घर की छत उड़ा ले जाती है। आपने ये भी देखा है कि पवन और चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते की एक कील को उसके शीर्ष से ठोकने का प्रयास कीजिए। क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसके ठोक पाएंगे? ठीक है, तो दोनों चीज़ें करिए आप। अब आप देखेंगे सब्जियों को किसी ब्लंट यानी जिसमें धार ना हो चाकू से, अथवा उसके बाद फिर तीखे चाकू से यानी जिसमें धार हो चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तो आप ये देखेंगे जो कुंठित है वो आसानी से नहीं कटती है, लेकिन जो तीखी है वो आसानी से कट जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, जो उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वो उन कार्यों को आसान बनाने में एक अपनी अलग भूमिका निभाता है। तो बच्चों दाब ये भी यही एक दाब के ही उदाहरण है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह बल लगता है। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं बच्चों जो उस पृष्ठ के लंबवत लग रहे हैं, ठीक है, जिस पर हमें दाब ज्ञात करना है। तो बूझो कहती कि मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला जो दाब है कम हो जाता है और वो बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं कुली का भारी बोझ को उठाने के लिए कुली जो है यहाँ पे कुली जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में हर क्षेत्रफल में हर में, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा, और कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम होता है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो यही है कि इन थैलों की बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती, और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते। ये सभी इसी उदाहरण के हैं कि उनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। क्या द्रवों और गैसों का दाब भी दाब क्या द्रव और गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या ये भी उस क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है जिस पर बल कार्य करता है? तो द्रव और तथा गैसों द्वारा लगाया गया बल के लिए देखते हैं। क्रियाकलाप 11.8 पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लेना है। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, उसका व्यास लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी लेना है और गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग करना है। आपके एक सिरे पर रबड़ की सीट के तान पर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में पकड़िए। आपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी डालने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए आप। क्या आप रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के संबंध की ऊंचाई के कुछ संबंध देख पाते हैं? ठीक है, तो ये देखिए आप इसका उदाहरण। फिर क्रियाकलाप 11.9 प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग की जा सकती है। कोई बोतल ले सही, और बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए, और ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे, और यदि पानी रिसता है तो पिघले मोम से अच्छी प्रकार से बंद कीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की सीट से बंद कीजिए। अब बोतल पानी से आधा भर दीजिए। आप क्या देखेंगे? इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की सीट क्यों फूल जाती है? तो देखेंगे आप, ये बोतल में कुछ पानी और डालिए। रबड़ की सीट को फुलाव से कुछ अंतर आता है। ध्यान दीजिए कि रबड़ की सीट के बर्तन में कुछ नीचे, ठीक है, और ये दर्पण द्रव बर्तन की दीवारों के समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं। तो ये उदाहरण है।
नहीं बल्कि पार्श्व में, यानी जो दीवार में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना ये दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है। ठीक है, और इसकी अधिक छानबीन करिए। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लें। अब खाली डिब्बा प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेने के चारों ओर एक 4 सुराख कर लीजिए और सुराख पेने के समान ऊंचाई पर। अब बोतल को पानी से भरिए। क्या सुराखों से पानी निकलता पानी बोतल के बराबर दूरी पर गिरता है? ये क्या बता रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं कि द्रव जो है वो बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है? तो ये देखिए यहाँ पे ये उदाहरण। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती है उस दीवारों पर दाब डालती है? जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को बंद कर दी, और यदि किसी फुलाए गए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपके पास एक गुब्बारा है जिसमें सुराग है। क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? है कि नहीं? क्योंकि उसकी हवा निकल जाएगी। क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? तो स्मरण रहे कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है? इसके परीक्षण से दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस तरह से हम कहते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती है। ठीक है, अब है वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी की तल से कई किलोमीटर तक ऊपर फैली है। इसी वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं बच्चों की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम 1 इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा हुआ एक लंबा बेलन खड़ा हुआ हमें मिलेगा, और तब हम इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना, इसके परिणाम के बारे में जानते हैं। ठीक है, जब हम चूसक को दबाते हैं तो कप और पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। जब चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है इसलिए ये पृष्ठ के साथ चिपक जाता है, और जो चूसक है उसको पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए जो लगाया गया बल है इतना अधिक होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब पर पार कर सके वो। इसी क्रियाकलाप से संभवता है कि आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक और पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है यदि? ठीक है, अब बूझो कहती है कि यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 × 15 सेमी हो तो मेरे सिर पर वायु दाब कितना लगेगा? तो एक 15 × 15 सेमी क्षेत्रफल और वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 22,500 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को संतुलित करता है। इस वजह से हम दबते नहीं हैं। तो ये देखिए बालक, और ये जो क्रियाकलाप 11.11 एक अच्छी रबड़ का चूसक लीजिए शक्कर, और ये रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पर पृष्ठ की ओर दबाएं। क्या पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयास कीजिए। क्या आप सफल हो पाएंगे? तो इसी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वान गोरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के पंप का आविष्कार किया था। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु का दाब बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच का वायु निकाल दे, तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए, और इसका दाब बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग ना कर पाए। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।